जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो स्टैटिक जीके जीएस का 11वां पार्ट है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है और इन सभी क्वेश्चनों को एकदम आसानी से समझेंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपनी हर एक केवल और केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ देगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा नरम लोहा, नरम लोहा या फिर जो इसको कह सकते हैं मृदु लोहा, मृदु लोहा, ठीक है। नरम लोहा या मृदु लोहा को बनाने के लिए यानी कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा या मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इस्पात, ठीक है। इस्पात का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि पूछ देगा अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। लेकिन विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा या मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अब भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आपसे पूछ देगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। लेकिन एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि पूछ देगा कि कब बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था या अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत या कब पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था, ये तीनों एक ही बात है। तैयार हुआ था कब बनकर, कब अंगीकृत किया गया था और कब पारित हुआ था, ये तीनों एक ही चीज है। तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था कि बनकर संविधान तैयार हो गया था या अंगीकृत किया गया था या कह देंगे कि पारित हुआ था उस दिन, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया था। तो देखिए क्या हुआ कि हर साल 26 नवंबर जब आता है, हर साल 26 नवंबर क्या बनाते हैं, संविधान दिवस, संविधान दिवस, ठीक है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है बनकर तैयार हुआ था। और हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, हर साल 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी अशोक मिलता है। आपसे पूछ देगा कि किस अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी अशोक मिलता है, तो याद रखिएगा मास्की अभिलेख एवं गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, ठीक है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम देवा नाम प्रियदर्शी अशोक मिलता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बात याद रखिएगा क्वेश्चन इसमें कि पूछ देगा कि मास्की अभिलेख कहां पे है, तो याद रखिए कर्नाटक में, ठीक है। मास्की अभिलेख आपको कर्नाटक में मिलेगा और गुर्जरा अभिलेख कहां है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। बड़ा ही ये सब फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहां है। आपसे पूछ देगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों एक साथ कहां मिलती है, तो याद रखिएगा इन दोनों का जो मिलन स्थल है वह है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है इन दोनों का मिलन स्थल यानी कि दोनों मिलती है। लेकिन और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अब पूछ देगा कि यदि ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी,
सबसे ऊंची चोटी। यदि आपसे पूछ देगा कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है दोस्तों, महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन यदि पूछ देगा कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा, तब याद रखिएगा अन्नाई मुदी। ठीक है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, इस अन्नाई मुदी को क्या कहते हैं पता है क्या? इस अन्नाई मुदी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अन्नाई मुदी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, और जो पश्चिमी घाट का एक और नाम है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी है, तो यहाँ नीलगिरी की भी एक ऊंची चोटी है। नीलगिरी कह देगा कि सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, यदि नीलगिरी की पूछ देगा कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेटा। ठीक है, बड़ा ही पॉपुलर ये सब क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है गैट को हटाकर WTO कब बनाया गया था? ठीक है, आपसे पूछ देगा कि गैट को हटाकर उसके स्थान पे WTO कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा गैट के स्थान पर WTO जो है बनाया गया था 1 जनवरी 1995 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को गैट को हटा करके उसके स्थान पर WTO बनाया गया था। ठीक है, लेकिन एक और याद रखेगा, इस गैट की स्थापना कब हुई थी? गैट की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1948 ईस्वी। ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी गैट की स्थापना हुई थी, और फिर इसको समाप्त करके इसी स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO बनाया गया था। ठीक है, गैट का जो फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और वही WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? मनसबदारी प्रणाली या प्रथा, मनसबदारी प्रणाली या प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था। अब पूछ देगा कि कब किया था, तो वो भी याद रखिएगा 1571 ईस्वी में। ठीक है, 1571 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है? आपसे पूछ देगा कि बल्ब का तंतु या फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखिएगा टंगस्टन। ठीक है, बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। इसका सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा यानी कि रासायनिक नेम इसका क्या है? तो याद रखिएगा W से इसको डिनोट किया जाता है। टंगस्टन को W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? कि बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब में? याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस, साथ ही या आर्गन गैस।
ठीक है, नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस, दोनों में से कोई, नाइट्रोजन या आर्गन, इन दोनों में से कोई भी बल्ब में भरा होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। आपसे पूछ देगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। याद रखिएगा, अंतिम नवाब जो है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध का अंतिम जो नवाब था वह कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अवध का स्थापना किसने किया था? पूछ देगा कि अवध का स्थापना किसने किया था? अवध का स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, सआदत खां। अवध का स्थापना सआदत खान ने किया था, और यही जो है प्रथम नवाब था, प्रथम नवाब। पूछ देगा कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सआदत खां, जिसने अवध की स्थापना किया था। अवध का स्थापना किसने किया था? पूछ देगा तो सआदत खां। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि अवध का उस समय राजधानी कहां थी? राजधानी, अवध का राजधानी कहां थी? तो याद रखिएगा, लखनऊ जो है अवध की राजधानी बनाई गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, पहले इसको अवध कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम जो है फैजाबाद कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फैजाबाद। यानी कि पहले अवध कहा जाता था, फिर फैजाबाद कहा जाने लगा, फिर इसका नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या। अब इसे अयोध्या कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत पुराने समय में हालांकि अवध का नाम अयोध्या ही था, उसके बाद यहां अवध कर दिया गया, फिर अवध के बाद फैजाबाद किया गया, फिर वर्तमान में जो इसका नाम जो है अयोध्या ही रख दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? आपसे पूछ देगा कि पूना समझौता या पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच जो है पूना समझौता हुआ था। ठीक है, पूछ देगा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, साल 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? पूछ देगा कि कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, यरौदा जेल में हुआ था दोस्तों। ठीक है, यरौदा जेल में हुआ था, या पूना पैक्ट या पूना समझौता। एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह यरौदा जेल कहां पे है? तो याद रखिएगा, पूना में। पूना समझौता है, उसी से याद रखिएगा, यरौदा जेल जो है पूना में है दोस्तों, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि यह क्यों हुआ था, यह समझौता क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा, निचली जातियों के उत्थान के लिए, निचली जातियों के उत्थान के लिए यह समझौता जो है महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली राज्य कौन सा है? ठीक है, आपसे पूछ देगा कि पाकिस्तान के साथ कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा बनाती है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है भारतीय राज्य जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाती है। कितना किलोमीटर? 1170 किलोमीटर। ठीक है, 1170 किलोमीटर का सीमा जो है राजस्थान जो है पाकिस्तान के साथ बनाता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि कौन कौन से और राज्य हैं। तो पहला तो राजस्थान हो गया पाकिस्तान के साथ। देखिए, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ठीक है, 3 भारतीय राज्य, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ठीक है, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ जो है सीमा बनाते हैं। यानी कि 3 भारतीय राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान बनाता है, लगभग 1170 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? आपसे पूछ देगा कि सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? तो याद रखिएगा, जुबान पे याद होना चाहिए, बेबीलोन।
ठीक है, बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और क्वेश्चन इससे बड़ा बनता है, याद रखेगा। देखिए सिकंदर जो है 329 ईस्वी पूर्व, सिकंदर जो है 329 ईस्वी पूर्व क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, भारत पर आक्रमण। ठीक है, 329 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण करता है और फिर क्या करता है कि 325 ईस्वी पूर्व, 325 ईस्वी पूर्व यह वापस लौट जाता है, यह लौट जाता है अपने वतन की ओर। ठीक है, यह वापस लौट जाता है अपने वतन के लिए। ठीक, और फिर क्या होता है कि 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व क्या होती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां होती है दोस्तों, तो बेबीलोन में। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, आइए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है कि आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन या स्रोत, आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन या स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा आंखों के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन होता है तो वह विटामिन ए होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। अच्छा, यह विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, या स्रोत कौन सा है जो सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, तो याद रखिए गाजर, गाजर में सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए पाया जाता है। और यदि पूछ देगा कि इसकी कमी से, यानी कि विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रतौंधी, रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और इसी रतौंधी ए को जब गाजर ज्यादा खाएंगे तो रतौंधी फिर आपको नहीं होगी दोस्तों, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। ठीक है, भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिएगा विटामिन विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12 में जो है दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और इस विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम यदि आपसे पूछ देगा इस विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा साइनोकाबालिन, साइनोकाबालिन। ठीक है, इस विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकाबालिन, याद रखिएगा। और इस विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुंग वंश की स्थापना किसने किया था। आपसे पूछ देगा कि सुंग वंश का स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा सुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र, पुष्यमित्र सुंग ने किया था। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना किया था दोस्तों, याद रखिएगा। और यह क्या था, एक ब्राह्मण था। ठीक है, एक ब्राह्मण था पुष्यमित्र सुंग, जिसने कि सुंग वंश की स्थापना किया था। और मगध में शासन करने वाला पुष्यमित्र सुंग एक इकलौता शासक था जो कि एक ब्राह्मण था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसकी राजधानी कहां थी, राजधानी, पुष्यमित्र सुंग ने अपनी राजधानी कहां बनाया था, तो विदिशा। ठीक है, सबसे अलग विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, इसे पता है क्या, इसके दरबार में एक रहता था पतंजलि। क्वेश्चन पूछता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में, किसके दरबार में रहता था पतंजलि, तो याद रखेगा पुष्यमित्र सुंग के दरबार में पतंजलि रहता था, याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि कवि हरिसेन किसके दरबार में रहता था। आपसे पूछ देगा कि कवि हरिसेन किसके दरबार में रहता था, किसके दरबार में रहता था, तो याद रखेगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था। और क्या था, यह एक दरबारी कवि था, यानी कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, और हरिसेन से एक दो क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, या इसे इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ, या प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ। ठीक है,
पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग स्तंभ की रचना किसने किया था? रचना किसने किया था? रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा हरिशेन ने। किसने? तो कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ या प्रयाग स्तंभ, तीनों एक ही चीज है। इसकी रचना किसने किया था? तो हरिशेन ने किया था। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इस प्रयाग प्रशस्ति यानी कि प्रयाग स्तंभ को, जो कि प्रयाग में था, इसको प्रयाग से हटाकर दिल्ली कौन ले गया था? दिल्ली स्थापित कर दिया, यानी कि दिल्ली लेकर चल गया। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था? आपसे पूछ देगा कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था, या पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक पूछ देगा, पंचतंत्र का लेखक कौन है या पंचतंत्र की रचना किसने किया है? तो याद रखेगा विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है कि विष्णु शर्मा ने किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत। ठीक है, विष्णु शर्मा ने जिस पंचतंत्र की रचना की है उसकी संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है, लेकिन इस संस्कृत भाषा से फारसी में दो लोगों ने अनुवाद किया था। किसमें? फारसी भाषा में। इस पंचतंत्र को फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में दो लोगों ने किया था। पहला याद रखिएगा अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, और दूसरा इसका भाई था फैजी, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे, यानी कि अकबर के 9 रत्नों में दोनों एक थे। तो अबुल फजल ने फारसी में जब पंचतंत्र का अनुवाद किया तो उसका नाम रखा था अनवर ए सादत। ठीक है, अनवर ए सादत फैजी ने रखा, और अबुल फजल ने अनवर ए सादत का किया, और फैजी ने जब उसका फारसी में किया पंचतंत्र का तो इसने नाम रखा अनवर ए दानिश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र को, और संस्कृत में लिखा, और इसी पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने और फैजी ने। अबुल फजल ने अनवर सादत उसका नाम दिया, और फैजी ने जब मतलब उसका फारसी में अनुवाद किया पंचतंत्र को तो उसका नाम दिया अनवर दानिश। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो याद रखिएगा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना था 1945 ईस्वी बना था दोस्तों। ठीक है, 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। लेकिन यदि पूछ देगा आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? याद रखेगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। ठीक है, यानी कि जिस वर्ष स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में, उसी वर्ष भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए हर एक वर्ष में जो है 24 अक्टूबर, प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? हमेशा हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्या? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी पूछ देगा? तो लंदन में। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि उस समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह, यानी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा अकबर। ठीक है, साल 1600 ईस्वी में अकबर जो है मुगल बादशाह था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? आपसे पूछ देगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा यह कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का दोस्तों। ठीक है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साल 1793 ईस्वी में, साल 1793 ईस्वी में एक कोड बनाया था जिसको कहा था है कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्नवालिस कोड किसने बनाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस कोड कब बनाया गया था? तो साल 1793 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछ देगा संसद के दोनों सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बैठक बुलाता कौन है? आपसे पूछ देगा कि बैठक को बुलाता कौन है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक किसे कहते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा को जो संयुक्त बैठक बुलाता है उसी को संयुक्त बैठक कहता है। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या हुआ कि संयुक्त बैठक, यानी कि लोकसभा दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों बैठकों क्या कहते हैं? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक कहते हैं। किस अनुच्छेद में व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में व्यवस्था किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए उम्मीद है दोस्तों आपको जितना मैंने क्वेश्चन बताया अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को दोस्तों आपने अच्छे से और ध्यान से सुना है तो आइए अब आपको 3 क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, और क्वेश्चन दूसरा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, और क्वेश्चन तीसरा है पतंजलि किस शासक के दरबार में रहता था? इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। और यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने हर एक केवल पढ़ने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को लाभ मिले और हमें भी आपका सपोर्ट मिले। मिलते फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मन लायक पढ़ते रहे, मस्त रहे, मन लायक पढ़ते रहे। जय हिंद।